नमस्कार दोस्तों, आपके लिए मैं काफ़ी दिनों में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ भाई। लगभग 27 दिसंबर के बाद 27-28 दिसंबर को मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड किया था और मैं आज 4 जनवरी 2021 नववर्ष के बाद आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अब से पहले आप कहते थे कि वीडियो में क्लियरिटी नहीं आ रही है, आवाज़ साफ नहीं आ रही है। आज की जो वीडियो होगी उसमें बढ़िया आवाज़ आएगी, बढ़िया क्लियरिटी आएगी, सब कुछ बेहतरीन होगा, एकदम बढ़िया करंट अफेयर चलने वाली है। अब से पहले जो आपने करंट अफेयर पढ़ी है वो 2020 की थी, अब भी 2020 की ही चलेगी, लेकिन 2020 की करंट अफेयर ख़त्म होने के बाद जल्दी हम जैसे जैसे 2021 की करंट अफेयर बननी शुरू हो जाएगी, हम आपको उस पर भी वीडियो बनाकर देंगे। तो भाई कोई भी परीक्षा हो उसमें लगभग 1 वर्ष या 10 महीने का करंट अफेयर होना जरूरी है। परीक्षा से पहले 10 महीने का करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। इससे पहले मैंने आपको करंट अफेयर की जो वीडियो दी है जिसमें लिखा हुआ था राज्य परिदृश्य, तो वो राज्य परिदृश्य का पार्ट 1 था। आज जो मैं वीडियो बताऊंगा आपको वो राज्य परिदृश्य का पार्ट 2 होगा। इसमें लगभग अगस्त से लेकर जनवरी तक की घटनाएं होंगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद मैं आपको कुछ और दूंगा अगस्त और जनवरी के बीच का। उसके बाद हम आ जाएंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो करंट अफेयर है उस पर आ जाएंगे, क्योंकि जो एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है उसमें ऐसा नहीं है कि आपसे एक साथ ही पूछ लेगा कि 10 जनवरी को कौन सी घटना हुई है, 15 जनवरी को कौन सी घटना हुई है। कम से कम अक्टूबर और नवंबर से पहला पूछा जाएगा आपसे, और हो सकता है 2019 की भी करंट अफेयर आ जाए, क्योंकि इसमें जो वैकेंसी है वैकेंसी के हिसाब से फॉर्म ज़्यादा हैं, तो बच्चे ज़्यादा होने की वजह से जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा वैसे ही करंट अफेयर जो है पीछे की आनी शुरू हो जाएगी। तो आप कम से कम जनवरी तक का करंट अफेयर पढ़ के चलें, अब से लेकर पिछले जनवरी तक था, जनवरी 2020 तक। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो राज्यों से जुड़ी हुई घटना है, जो भारत के राज्य हैं। प्रत्येक मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। करंट अफेयर के बारे में राज्य से जुड़ी हुई घटना है आज की वीडियो में। प्रत्येक मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में आपको एक पॉइंट बढ़िया तरीके से नोट करना है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है, जो सबसे पहला हमारा सवाल है आज का करंट अफेयर का, वो ये है मुंबई विश्व का 60वां सबसे महंगा शहर। मुंबई विश्व का 60वां सबसे महंगा शहर, मतलब मुंबई चर्चा में रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि यह विश्व का 60वां सबसे महंगा शहर बना है। मुंबई विश्व का 60वां सबसे महंगा शहर बना है। अब क्यों बना है या किस रिपोर्ट के किस सर्वेक्षण में बना है? तो एक सर्वेक्षण हुआ जिसका नाम था कास्ट ऑफ लिविंग सर्वेक्षण में कास्ट ऑफ लिविंग एक सर्वेक्षण हुआ, लगभग ये मई जून के आसपास की बात है, मई जून 2020। तो इस सर्वेक्षण के अनुसार ये देखा गया कि अप्रवासी भारतीयों के लिए जो विश्व के शहर हैं उनमें सबसे महंगा शहर कौन सा है। लगभग इस सर्वेक्षण में कह सकते हैं हम कि 209 शहरों को शामिल किया गया। इस सर्वेक्षण में कुल 209 शहर शामिल किए गए और ये देखा गया कि 209 शहरों में किसकी रैंकिंग किस स्थान पर है रहने के लिए। अप्रवासी, मान लो हम विदेशों में जाकर रहने लगे या हम घूमने के लिए जाएं, किसी कार्य से जाएं, तो वहां पर रहने के लिए
अप्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा होगा? और हमारे भारत का जो मुंबई है उसका इसी प्रकार से अप्रवासियों के लिए 60वां स्थान रहा है इस सूची, इस सर्वेक्षण में, कास्ट ऑफ लिविंग सर्वेक्षण में मुंबई का 60वां स्थान रहा है। यानी कि दुनिया का मुंबई अप्रवासियों के लिए 60वां सबसे महंगा शहर है। इसमें मुंबई का 60वां स्थान है, जबकि मुंबई पूरी दुनिया में मुंबई 60वें स्थान पर है। मुंबई पूरे विश्व में तो 60वें स्थान पर है, 60वां स्थान है। लेकिन केवल एशिया की बात करें, एशिया की बात करें तो एशिया में मुंबई का जो स्थान है वो 19वां स्थान है। एशिया में 19वां एशिया का सबसे महंगा शहर है मुंबई। और पूरी दुनिया की बात करें तो 60वां सबसे महंगा शहर है। यदि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली इस सर्वेक्षण में 101वें स्थान पर है। दिल्ली का 101वां स्थान है। दिल्ली पूरी दुनिया का 101वां सबसे महंगा शहर है। उधर चेन्नई की बात करते हैं, जो चेन्नई का 143वां स्थान है। चेन्नई 143वें स्थान पर रहा है। पूरी दुनिया का अप्रवासियों के लिए 143वां स्थान है चेन्नई का। अब इस सूची में हमारे मुंबई का 60वां स्थान है। प्रथम स्थान किसका है? 209 शहर इसमें कुल लिए गए थे, जिनमें हमारा मुंबई 60वें स्थान पर था। प्रथम की बात करते हैं तो प्रथम स्थान पर इसमें हांगकांग है। हांगकांग का इसमें प्रथम स्थान है, ये याद रखना है। हांगकांग पहले स्थान पर है, मुंबई का इसमें 60वां स्थान है। मुंबई एशिया में 19वें स्थान पर है। भारत का मुंबई दुनिया का 60वां सबसे महंगा शहर है अप्रवासियों के लिए। इसमें क्या क्या बातें देखी गई? इसमें देखा गया कि मनोरंजन के साधन, कपड़े और रहन सहन, यातायात की सुविधाएं। जिस शहर में मनोरंजन के साधन महंगे हैं, कपड़े महंगे हैं, जहां हम रह रहे हैं वहां पे देखा गया कि यहाँ कपड़ों पे कितनी महंगाई है, यातायात के साधनों पे कितनी महंगाई है और मनोरंजन के साधनों पे कितनी महंगाई है। तो इस आधार पर 209 शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें मुंबई को देखा गया। तो मुंबई को इस आधार पर 60वां स्थान दिया गया है। तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया। हांगकांग इसमें पहले स्थान पर है। अब आगे बात करते हैं। आगे हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड के हल्द्वानी में खोला गया जैव विविधता पार्क। जैव विविधता पार्क वैसे इसमें इतना याद रखना है कि उत्तराखंड में या किस राज्य में जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है, किस राज्य में जैव विविधता पार्क खोला गया है। तो आपको बता देना है कहाँ खोला गया है। जैव विविधता पार्क उत्तराखंड में खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है? हल्द्वानी में खोला गया है। क्यों खोला गया है? उत्तराखंड में जैव विविधता को समृद्ध बनाने के लिए। जैव विविधता का क्या अर्थ होता है? जैव विविधता का अर्थ होता है एक ऐसा स्थान, धरती पर एक ऐसा स्थान जहां पर पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जंतु जानवर, इनकी संख्या अधिक हो। यानी कि इनमें इनकी विभिन्न प्रजातियां पाई जाएं। एक ही स्थान पर कई प्रकार के जंतु पाए जाएं, कई प्रकार के पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाएं। जहां पर जीवों की प्रजातियों में विविधता हो, उसी को कहते हैं जैव विविधता। तो जैव विविधता पार्क जो खोला गया है उत्तराखंड में खोला गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 800 किलोमीटर सड़कें हर्बल सड़क के रूप में। इसका अर्थ है कि उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में 800 किलोमीटर सड़कें हर्बल रोड के रूप में विकसित की जाएंगी। अब हर्बल रोड का अर्थ क्या है? जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य। उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य ने
केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग, जिसे कहते हैं पीडब्ल्यूडी, लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी, लोक निर्माण विभाग को आदेश दिया कि वह अधिक से अधिक सड़कों को हर्बल रोड के रूप में विकसित करे। हर्बल रोड। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पीडब्ल्यूडी यानी कि लोक निर्माण विभाग को दिशा निर्देश दिया कि वो अधिक से अधिक उत्तर प्रदेश की जो अधिक से अधिक सड़क बन रही है उनको हर्बल रोड के रूप में विकसित करे। इसका अर्थ यह है सड़कों के किनारे फलदार और औषधि जिनसे हमें औषधि प्राप्त होती है, ऐसे वृक्ष लगाए जाने चाहिए अधिक से अधिक। ये कहा है लोक निर्माण विभाग से केशव प्रसाद मौर्य ने कि उत्तर प्रदेश की जो अधिकतर सड़कें बन रही हैं उनके किनारे फलदार वृक्ष होने चाहिए, औषधि वाले वृक्ष होने चाहिए। इसी को कहते हैं हर्बल रोड। और इन्होंने कहा है कि 2020 के लिए, जो 2020 गई है, 2020 में कम से कम 800 किलोमीटर सड़क जो है, 800 किलोमीटर की लंबाई वाली सड़कें, यानी कि कुल मिला के 800 किलोमीटर लंबाई वाली हर्बल सड़कों का निर्माण होना चाहिए। ये 2020 का लक्ष्य था कि 800 किलोमीटर हर्बल सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए 2020 में। ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था। तो ऐसा पूछा सकता है उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर सड़कें हर्बल रोड के रूप में विकसित हुई हैं? तो 800 किलोमीटर सड़कें हर्बल रोड के रूप में विकसित हुई हैं। ये हो गया उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। इसके बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना। 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 सबसे पहली बात, यह योजना किस राज्य से शुरू हुई है? तो आपका उत्तर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से ये योजना शुरू हुई है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। भूपेश बघेल ने और कांग्रेस की अस्थायी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, भूपेश बघेल ने और सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य से राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य से शुरू हुई है? छत्तीसगढ़ से। किसने शुरू करी है? सोनिया गांधी ने। और भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उनके सहयोग से योजना शुरू हुई है। इस योजना में क्या है? इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य ये होता, आज शुरू नहीं हुई है, ये लगभग मई जून के आसपास किया है। इस योजना का उद्देश्य था जो धान की फसल है, जो चावल की फसल है, उसके लिए किसानों को प्रथम किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए वितरित करना था। इसके तहत किसानों को 1500 करोड़ रुपए दिए गए थे। 1500 करोड़ रुपए दिए गए थे इस योजना के तहत, 1500 करोड़। अब इस योजना में तीनों प्रकार के किसान शामिल थे, यानी कि जो लघु किसान है वो भी इसमें शामिल थे, और लघु किसान भी शामिल थे इसमें, सीमांत किसान भी शामिल थे, और बड़े किसान भी। लघु किसान भी, सीमांत किसान भी और बड़े किसान, तीनों प्रकार के किसान इसमें शामिल थे। इस योजना के तहत किसानों को प्रथम किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए वितरित किए गए। यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाई गई। छत्तीसगढ़ राज्य से योजना शुरू हुई थी। ठीक है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना इससे संबंधित है। किसानों को इसमें 1500 करोड़ रुपए वितरित किए गए थे। ठीक है, इससे आगे साथ के साथ सब कुछ नोट करना है। जो भी सब बोला जा रहा है आप लिखोगे राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ये सब जो मैंने बताया इसके बाद में ये सब उसके नीचे लिख दोगे, ऐसे करके आगे लिखते रहोगे। इसके बाद है असम ने शुरू की धनवंतरी योजना। धनवंतरी योजना किसने शुरू की है?
ये जितने भी योजना बताई जा रही है सब कोरोना काल के समय की हैं। धनवंतरी योजना किसने शुरू की थी? तो ये शुरू की थी भाई असम सरकार ने, असम राज्य से शुरू हुई थी, असम सरकार द्वारा ये शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो कोरोना के समय में लोग लॉकडाउन हो गया था, लोग घरों से बाहर नहीं निकले थे, तो असम सरकार ने इस योजना के तहत लोगों को यह सुविधा प्रदान करी कि ऐसी दवाइयाँ, मान लो किसी को दवाई लेने जाना है, तो ऐसी दवाइयाँ जो 10 किलोमीटर के क्षेत्र में नहीं मिलती हैं, आपके आसपास 10 किलोमीटर के क्षेत्र में जो दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, उन दवाइयों को जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो आपको आपके घर देकर जाएंगे। जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो आपको आपके घर देकर जाएंगे। इस योजना के तहत ऐसी दवाइयाँ जो आपको 10 किलोमीटर के दायरे में नहीं मिल रही हैं, 10 किलोमीटर के क्षेत्र में आसपास में आपको नहीं मिल रही हैं, तो इस योजना के तहत असम सरकार ने कहा आपको स्वास्थ्य कर्मी आपके घर पहुंचा देंगे। और इसके तहत इसमें यह भी कहा गया कि आपको 200 रुपए तक की दवाइयाँ, आप यदि 200 रुपए तक की दवाइयाँ ले रहे हैं तो आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगी, मुफ्त मिलेंगी 200 रुपए तक की दवाइयाँ। यदि हमारी दवाई 200 रुपए से नीचे की या 200 रुपए की है तो हमें उसके लिए कोई भी पैसा नहीं देना होगा, कोई भी रुपया हमें नहीं देंगे, वो हमें फ्री मिलेगी। ये असम सरकार की योजना थी, असम सरकार ने चलाई थी अपने राज्य में, ठीक है, जिसे कहते हैं धनवंतरी योजना। पूछा जाएगा किसने शुरू की थी? असम सरकार ने। कोरोना काल के समय लोग घर से बाहर नहीं निकले तो अनुपलब्ध दवाइयों को उपलब्ध कराने के लिए ये शुरू की गई थी। 200 रुपए तक की दवाई इसमें मुफ्त प्रदान की गई थी। इसके बाद है मध्य प्रदेश ने शुरू करी थी जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना, जीवन शक्ति योजना, जीवन शक्ति योजना किसने शुरू करी थी? पहला सवाल तो यहीं से आता है कि जीवन शक्ति योजना शुरू करी थी वो मध्य प्रदेश सरकार ने करी थी, मध्य प्रदेश सरकार ने। पूछा जाए जीवन शक्ति योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? जीवन शक्ति योजना शुरू की गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अब जीवन शक्ति योजना क्या थी? तो भाई जब कोरोना काल चल रहा था तो भारत को मास्कों की बहुत जरूरत थी, मास्कों की बहुत जरूरत थी। भारत को चाइना से आयात भी करना पड़ा था मास्कों के लिए, तो उन मास्कों की पूर्ति करने के लिए कह सकते हैं जीवन शक्ति योजना जो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू करी थी, इसका उद्देश्य किससे संबंधित थी? तो ये मास्क बनाने से संबंधित थी। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि जो शहर की महिलाएं हैं वो भाई सबका कार्य बंद हो गया, काम ठप हो गया, कोई घरों से बाहर नहीं निकलता, घरों में यदि वो फ्री हैं, घरों में कुछ कार्य नहीं कर रही हैं, तो घरों में वो मास्क बना सकती हैं। और एक मास्क बनाने का मध्य प्रदेश सरकार उन्हें 11 रुपए देगी, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार 11 रुपए में उनसे मास्क खरीदेगी। ये मास्क बनाने से संबंधित था। जीवन शक्ति योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि महिलाओं से कि आप मास्क बनाओ, हम तुम्हें प्रत्येक मास्क के 11 रुपए देंगे, ठीक है। ये जीवन शक्ति योजना थी, किससे शुरू हुई थी? मध्य प्रदेश सरकार से। जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल एक्ट लागू। चलो पहले इसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आरोग्य सेतु योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य सेतु योजना, आरोग्य सेतु, मुख्यमंत्री आरोग्य सेतु, सेतु नहीं है, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना, ये भी कोरोना के काल की है। सबसे पहला सवाल आता है उत्तर प्रदेश सरकार ने या किस सरकार ने मुख्यमंत्री आरोग्य योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री आरोग्य योजना किसने शुरू करी है? मुख्यमंत्री आरोग्य योजना शुरू करी है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना शुरू करी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब सवाल आता है किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर, आयुष्मान भारत योजना जो चलाई थी वो केंद्र सरकार की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना क्या थी ये हम बाद में चर्चा करेंगे, फिर भी बता देते हैं। इस योजना के तहत 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज होता था,
आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब लोगों का 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज किया जाता था। तो इस योजना की तर्ज पर मान लो सभी पूरे देश में योजना लागू हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि कुछ ऐसे गरीब लोग रह गए हैं जो इस योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं। उत्तर प्रदेश में जो लोग ऐसे हैं जो जिनको इस योजना से लाभ नहीं हुआ, वही योजना चलाई, आयुष्मान भारत योजना चलाई थी भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। योजना में क्या था, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिलेगा आपको। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ लोग इससे लाभान्वित नहीं हुए, कुछ लोग इससे रह गए। तो उनके लिए योगी आदित्यनाथ ने योजना चलाई, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना। इसके तहत क्या हुआ, इसके तहत भी यही कहा गया कि 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिलेगा। 5 लाख तक का गरीब लोगों को निःशुल्क इलाज, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क इलाज मिलेगा। इसके तहत अब सवाल आता है कि यह योजना उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरू हुई थी। यह योजना उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के अहमदहा गांव से शुरू हुई थी। अहमदहा, चंदौली जिले के अहमदहा गांव से शुरू हुई थी। अहमदहा गांव से शुरू हुई थी। और यह योजना उत्तर प्रदेश के 4200 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक साथ शुरू की गई थी। 4200 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक साथ यह योजना शुरू की गई थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक साथ शुरू की गई थी और चंदौली जिले के अहमदहा गांव से शुरू हुई थी। इस योजना का उद्देश्य है गरीब लोगों का 5 लाख तक का इलाज फ्री होगा, जो मुख्यमंत्री आरोग्य योजना है। इसके बाद इस योजना का एक लक्ष्य भी है। इस योजना का लक्ष्य है 60 लाख लोगों को लाभ प्रदान करना या लाभान्वित करना। 60 लाख लोगों को लाभ प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य भी रहा है, लाभ प्रदान करना। ये हो गई मुख्यमंत्री आरोग्य योजना। किसने शुरू करी थी? उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू करी थी। किस योजना की तर्ज पर? आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर। आयुष्मान भारत योजना से जो लोग लाभान्वित होने से रह गए थे, उनके लिए योगी आदित्यनाथ ने अपने राज्य में मुख्यमंत्री आरोग्य योजना शुरू करी। इसके तहत 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। आज शुरू नहीं हुई है, ये कोरोना के समय में शुरू हुई थी और यह चंदौली जिले के, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के अहमदहा गांव से शुरू हुई थी और उत्तर प्रदेश के 4200 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इसका एक साथ शुभारंभ किया गया। 60 लाख लोगों को लाभ प्रदान करना इस योजना का लक्ष्य है। चलो इसके बाद कर्नाटक ने शुरू की जनसेवक स्कीम। जनसेवक स्कीम ऐसे लिखे देते हैं, जनसेवक स्कीम, जनसेवक स्कीम या जनसेवक योजना भी बोल सकते हैं। जनसेवक स्कीम सबसे पहले सवाल किसने शुरू करी? तो जनसेवक स्कीम शुरू करी भाई कर्नाटक ने। कर्नाटक सरकार ने शुरू करी थी जनसेवक स्कीम, इसने कर्नाटक सरकार ने। अब ये क्या थी? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जो था वो ये था, इस योजना का उद्देश्य है राज्य के नागरिकों को राज्य की सभी सेवाओं का सीधा लाभ प्रदान कराना। सभी सेवाओं का सीधा लाभ प्रदान कराना इसका उद्देश्य था। और इस योजना के तहत कुल 53 सेवाओं को शामिल किया गया था। ये भी आपको लिख देना है। जनसेवक सेवा किसने शुरू करी थी? जनसेवक स्कीम शुरू करी थी कर्नाटक सरकार ने।
इसका उद्देश्य था राज्य के नागरिकों को सीधा लाभ प्रदान करना। जो राज्य की सेवाएं हैं सभी सेवाओं का सीधा लाभ नागरिकों को प्रदान करना है। इस योजना के तहत कुल 53 सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। जन सेवक स्कीम होगी कर्नाटक सरकार की, और उत्तर प्रदेश का हो गया आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री आरोग्य योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है। इसके बाद आता है दिल्ली विधानसभा चुनाव। ये फरवरी की घटना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव, दिल्ली विधानसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव। इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, बस एक 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। जो दिल्ली विधानसभा है उसमें कुल, दिल्ली विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं। दिल्ली विधानसभा में कितनी सीटें हैं भाई? 70 सीटें हैं। दिल्ली विधानसभा जो चुनाव हुए थे वो कितने सीटों पर हुए थे? कुल 70 सीटों पर हुए थे। इन 70 सीटों में से भाई 63 सीटें जो मिली थी वो आम आदमी पार्टी की सरकार को मिली थी। आम आदमी पार्टी की सरकार को मिली थी कितनी? 63 सीटें। शेष 7 सीटें जो मिली थी वो भाजपा को मिली थी। शेष जो 7 सीटें थी वो किसको मिली थी? वो भाजपा को मिली थी। तो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं दिल्ली के। ये बात आपको याद रखनी है कि अरविंद केजरीवाल कितनी बार लगातार, कौन से क्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री कितनी बार बने हैं अब तक? तो 3 बार बन चुके हैं। कितनी वोटें मिली थी आम आदमी पार्टी को, मतलब कितनी सीटें मिली थी? तो 63 सीटें मिली थी। कुल 70 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होता है। या दिल्ली विधानसभा का 70 सीटों पर चुनाव हुआ क्योंकि उसमें 70 सीटें हैं। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी को कितनी सीटें मिली? 63 सीटें। भाजपा कितनी मिली? 7 सीटें। तीसरी बार ये लगातार मुख्यमंत्री बने हैं। ओके, इससे आगे चलते हैं। फरवरी में लगभग ये चुनाव हुए थे। आपको टाइम याद नहीं रखना है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। ये एनटीपीसी के लिए जरूरी हो सकते हैं क्योंकि नई करंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती क्योंकि वो शुरू में ही पूछ ली जाती है। जो पेपर हो चुके हैं लगभग आसपास की जो करंट है वो उसी में आ जाएगी। अब क्या दोबारा थोड़ी ना देंगे उसको, तो वो जितना पीछे को चलते जाएंगे। तो आपको पीछे वाली याद रखनी है आने वाली परीक्षार्थियों के लिए। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो। अब सवाल आता है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, जो अंडर वाटर मेट्रो चलेगी वो कहाँ चलेगी? तो भाई वो चलेगी हमारे भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में, उसकी राजधानी कोलकाता। तो पहली अंडर वाटर ट्रेन कहाँ चलेगी? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में चलेगी। किस नदी में चलेगी? ये चलेगी हुगली नदी के नीचे। अंडर वाटर का अर्थ है भारत की पहली मेट्रो पानी के अंदर, पानी के नीचे भारत की पहली मेट्रो किस राज्य में चलेगी? पश्चिम बंगाल में, और उसकी राजधानी कोलकाता में, हुगली नदी के नीचे। इसकी जो हुगली नदी के नीचे जो इसकी मतलब गहराई है, कितनी गहराई में चलेगी? तो ये चलेगी भाई 36 मीटर की गहराई में चलेगी हुगली नदी के नीचे। और जो ऊंचाई होगी, ट्रैक की ऊंचाई जो होगी जिसमें मेट्रो चलेगी, जो ऊंचाई होगी, मेट्रो ऐसे जाएगी तो ऐसे जो ऊंचाई होगी ना उसकी वो होगी 6 मीटर। 36 मीटर गहरी है हुगली नदी में, 36 मीटर नीचे मेट्रो चलेगी कोलकाता में, जिसकी ऊंचाई होगी 6 मीटर। और भाई इसकी लंबाई पूछी जा सकती है, लंबाई होगी इसकी 520 मीटर। 520 मीटर की ये सुरंग होगी पानी के नीचे जिसमें अंडर वाटर मेट्रो चलेगी। ये भारत की पहली मेट्रो होगी। ठीक है, अब ये मेट्रो कोलकाता में चल रही है, किस किस को जोड़ेगी? तो भाई ये कोलकाता जो ये बनाई जा रही है अंडर वाटर मेट्रो का जो काम चल रहा है, ये कोलकाता और हावड़ा को जोड़ेगा।
कोलकाता और हावड़ा को जोड़ेगा ये। और यह प्रोजेक्ट कब तक पूरा हो जाएगा? इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो भाई 2022 तक रखा गया है। 2022 तक पूरा होने की बात है, पूरा होगा 2022 में ये, ठीक है। इससे यात्रा करने में जो मेट्रो को टाइम लगेगा, इससे 520 मीटर की जो लंबाई है, जो दूरी है, हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की जो सुरंग बनाई जाएगी उसको पार करने में इसे 1 मिनट लगेगी, 1 मिनट। और लगभग प्रत्येक दिन 9 लाख लोग इससे यात्रा करेंगे, 9 लाख लोग, 9 लाख लोगों को फायदा होगा इससे, ठीक है। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो चलेगी कोलकाता पश्चिम बंगाल, गहराई 36 मीटर, हुगली नदी के नीचे चलेगी, ऊंचाई 6 मीटर, लंबाई 520 मीटर। 2022 में प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा, कोलकाता और हावड़ा को ये जोड़ेगा। ये होगी अंडर वाटर मेट्रो। ये सब आपकी अभी की नहीं है, ये पुरानी वाली करंट है, कुछ समय पहली है, लगभग अप्रैल मई जून, हम जनवरी फरवरी सबको एक साथ पढ़ रहे हैं। इसके बाद भाई हमारा सवाल है आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की समाप्ति। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की समाप्ति। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की समाप्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की समाप्ति। तो वही सभी जानते हैं कि जो राज्य का विधानमंडल है, विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। कुछ राज्यों में 1 सदन होता है, कुछ में 2 सदन होते हैं। एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। एक होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। दूसरा होता है भाई विधान परिषद। 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जिन राज्यों में विधानसभा होती है वहां पे 1 सदन होता है विधानमंडल का, और जिन राज्यों में विधान परिषद होती है वहां पे 2 सदन होता है, ठीक है। संविधान कहता है जिन राज्यों में विधानसभा है वहाँ विधानसभा से मिलकर बनेगा विधानमंडल, और जहाँ पे विधान परिषद है वहाँ विधान परिषद को और विधानसभा दोनों से मिलकर बनेगा। तो जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद थी, वर्तमान में नहीं है। हुआ क्या, आंध्र प्रदेश की जो विधानसभा है, आंध्र प्रदेश की विधानसभा के 175 उपस्थित सदस्यों में से 133 सदस्यों ने विधान परिषद, यानी कि विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं, विधान परिषद को कहते हैं उच्च सदन, विधान परिषद को समाप्त करने की मंजूरी पर हस्ताक्षर कर दिए। मतलब आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने एक प्रस्ताव लगाया कि भाई विधान परिषद हमारे यहाँ से समाप्त होनी चाहिए, जिनमें से 175 सदस्यों में से 133 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। यानी कि कहने का अर्थ है 175 में से 133 ने कह दिया कि हाँ ठीक कह रहे हैं आप, विधान परिषद समाप्त होनी चाहिए। तो इसीलिए आंध्र प्रदेश से विधान परिषद की समाप्ति की मंजूरी हो गई और आंध्र प्रदेश से विधान परिषद जो है समाप्त हो गई। आंध्र प्रदेश से विधान परिषद समाप्त होने के बाद अब भारत के केवल 5 राज्यों में, अब से पहले 7 राज्यों में थी, भारत के केवल 5 राज्यों में विधान परिषद रह गई है। 5 राज्यों में विधान परिषद है। अब वो 5 राज्य भी आपको याद रखने हैं, वो कौन कौन से हैं। हमारा सबसे पहले हमारा उत्तर प्रदेश है, उसके बाद बिहार है, उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र है, उसके बाद महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना है। पहले 7 में थी, इसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश जिसने खत्म कर दी है, और उसके बाद था जम्मू कश्मीर। लेकिन जब जम्मू कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया तब उसकी विधान परिषद को भी समाप्त कर दिया गया था, और आंध्र प्रदेश ने अब विधान परिषद को समाप्त कर दिया है। तो कुल कितने राज्यों के पास विधान परिषद रह गई वर्तमान में? तो भाई कुल 5 राज्यों के पास विधान परिषद रह गई है। सवाल बनेगा हाल ही में किस राज्य ने अपनी विधान परिषद को समाप्त कर दिया है, किस राज्य से विधान परिषद की समाप्ति की गई है? तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की विधानसभा के 175 सदस्यों ने में से 133 सदस्यों ने विधान परिषद को
समाप्त करने के लिए उस पर हस्ताक्षर कर दिए कि समाप्त होनी चाहिए, जो प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र में शिव भोजन स्कीम, शिव भोजन स्कीम, शिव भोजन स्कीम, शिव भोजन स्कीम कहाँ से शुरू हुई है? पहला सवाल तो यही बनेगा। तो शिव भोजन जो स्कीम शुरू हुई है वो किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो वही महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है, कोरोना के समय। महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोरोना के समय शिव भोजन स्कीम नाम से एक योजना शुरू की गई। शिव भोजन स्कीम के तहत क्या था? इस योजना के तहत गरीबों को इस योजना के तहत 10 रुपए में, गरीबों को इस योजना के तहत 10 रुपए में भरपेट भोजन दिया गया, भरपेट भोजन दिया गया 10 रुपए में। ऐसा पूछेगा शिव भोजन स्कीम किस राज्य ने शुरू की थी? शिव भोजन स्कीम जो शुरू करी थी वो महाराष्ट्र सरकार ने। इसके तहत क्या था? 10 रुपए में गरीबों को, महाराष्ट्र राज्य के जो गरीब हैं उनके लिए 10 रुपए में भरपेट भोजन की व्यवस्था की गई थी। ये हो गया शिव भोजन स्कीम के बारे में। आंध्र प्रदेश में होंगी 3 राजधानी। आंध्र प्रदेश 3 राजधानी वाला राज्य है। आंध्र प्रदेश बना 3 राजधानियों वाला राज्य है, राजधानियों वाला राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बन गया है 3 राजधानियों वाला राज्य। भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसकी 3 राजधानी है? भारत का पहला राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश, जिसकी 3 राजधानी है। अब इसकी 3 राजधानी याद रखनी है। 3 राजधानी कौन कौन सी है? तो इसकी पहली राजधानी विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम जो है ये इसकी क्या है? ये इसकी कार्यकारी राजधानी है, कार्यकारी राजधानी है विशाखापत्तनम। दूसरी राजधानी इसकी अमरावती है, अमरावती। पहली विशाखापत्तनम, दूसरी अमरावती। जो अमरावती है वो इसकी विधायी राजधानी है, विधायी। तीसरी राजधानी, जो तीसरी राजधानी वो कुर्नूल है, कुर्नूल। कुर्नूल ये जो है ये इसकी न्यायिक राजधानी है। तो आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसकी 3 राजधानी है, या 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो आंध्र प्रदेश बना है। विशाखापत्तनम इसकी कार्यकारी राजधानी, अमरावती विधायी राजधानी और कुर्नूल जो है न्यायिक राजधानी है। जो अमरावती है वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ सवाल है। अब ऐसा क्यों किया गया है? 3 राजधानी क्यों बनाई आंध्र प्रदेश ने? तो जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी, उनका कहना है कि वह इन तीनों क्षेत्रों का एक साथ विकास करना चाहते हैं। तीनों क्षेत्रों का एक साथ विकास करने के उद्देश्य से उन्होंने इन तीनों को एक अपने आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया है। तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है और भारत का केवल एक सा राज्य आंध्र प्रदेश है जिसकी 3 राजधानी है। उत्तर प्रदेश की घाघरा नदी का नाम परिवर्तन। उत्तर प्रदेश की घाघरा नदी का नाम परिवर्तन केवल इतना आएगा कि उत्तर प्रदेश की घाघरा नदी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश की घाघरा नदी का नाम बदलकर रख दिया गया है सरयू नदी, सरयू। उत्तर प्रदेश की घाघरा नदी का नाम बदलकर रख दिया गया है सरयू नदी। और अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे ही स्थित है या सरयू नदी के तट पर ही स्थित है। इस नदी को
राष्ट्रीय संपदा घोषित कर रखा है पहले से ही। सरयू नदी राष्ट्रीय संपदा घोषित है। सरयू नदी कह सकते हैं या फिर घाघरा नदी कह सकते हैं। घाघरा नदी का नाम परिवर्तन हो गया और इसका नाम हो गया सरयू नदी। मध्य प्रदेश सरकार ने विद्यालयों में प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य कराया। अनिवार्य। मध्य प्रदेश ने विद्यालयों में प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य है। जो संविधान की प्रस्तावना है उसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है कि प्रत्येक शनिवार को जो सरकारी विद्यालय हैं प्रत्येक शनिवार को उनमें जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना का पाठन किया जाएगा या वाचन किया जाएगा। प्रत्येक शनिवार को संविधान की प्रस्तावना का पाठन किया जाएगा। प्रत्येक शनिवार को पाठन या फिर वाचन, ये मध्य प्रदेश सरकार का निर्णय है। ऐसा कह सकते हैं कि किस राज्य सरकार ने प्रत्येक शनिवार को प्रस्तावना के पाठन को मंजूरी दी है, तो वो दी है मध्य प्रदेश सरकार ने। प्रत्येक शनिवार को जितने भी शासकीय विद्यालय हैं उनमें प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य कर दिया है। ये मध्य प्रदेश सरकार का निर्णय है। उत्तर प्रदेश, इससे आगे है उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में होगा अंबेडकर नवोदय विद्यालय। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में होगा अंबेडकर नवोदय विद्यालय। ऐसा पूछ सकता है किस राज्य सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में अंबेडकर नवोदय विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो वो है उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक जिले में अंबेडकर नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। जो विद्यालय स्थापित किया जाएगा, इस विद्यालय में जो 60% सीटें होंगी वो एससी वालों के लिए होंगी। एससी वालों के लिए होंगी 60% सीटें, और जो शेष 40% सीटें होंगी वो गरीब अन्य वर्ग के लोगों के लिए होंगी। ठीक है, जो अन्य वर्ग हैं उनके लिए होंगी, गरीबों के लिए। 60% सीटें केवल अनुसूचित जाति वालों के लिए होंगी। प्रत्येक जिले में अंबेडकर नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे स्थापित करने के लिए एक शर्त कही है कि यह वहां स्थापित होगा जहां या जिस जिले में 16.2% से अधिक अनुसूचित जातियों की संख्या होगी। यानी कि एससी वालों की संख्या जहां 16.2% से अधिक होगी जिस जिले में, वहां पे यह विद्यालय स्थापित किया जाएगा और वहां 60% सीटें स्पेशल एससी वालों के लिए आरक्षित की जाएंगी। 40% अन्य वर्ग जो गरीब लोग होंगे उनको शामिल किया जाएगा। इस विद्यालय की विशेषता यह है, इसमें कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को विद्यालय में ही रहने और खाने की व्यवस्था दी जाएगी। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय है। जम्मू कश्मीर में नया डोमिसल एक्ट लागू, या कह सकते हैं अधिवास अधिनियम लागू। जम्मू कश्मीर में नया अधिवास अधिनियम
अधिवास अधिनियम, नया अधिवास अधिनियम, या इसको कह सकते हैं अधिवास अधिनियम को हम कह सकते हैं डोमिसाइल एक्ट लागू। इसका कहने का अर्थ यह है जम्मू कश्मीर में नया अधिवास अधिनियम लागू या डोमिसाइल एक्ट लागू। इसका अर्थ यह है कि इस अधिनियम को लागू करके केंद्र सरकार ने ये बताया है कि कौन जम्मू कश्मीर का नागरिक होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई है। धारा 370 हटने के बाद यह अधिनियम लागू करा है केंद्र सरकार ने, और ये बताया है कि कौन जम्मू कश्मीर का नागरिक होगा। मतलब कुछ शर्तें बताई गई हैं इस एक्ट को लागू करके, ये बताया कि कौन जम्मू कश्मीर का नागरिक होगा अथवा कौन नहीं होगा। तो सरकार ने कहा है जो जम्मू कश्मीर में 15 वर्षों से रह रहे हैं, जो 15 वर्षों से रह रहे हैं वो यहाँ के नागरिक होंगे, वो जम्मू कश्मीर के नागरिक होंगे। इसके अलावा जिन्होंने 10वीं या 12वीं जो 10वीं या 12वीं की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, जम्मू कश्मीर में जो नागरिक 10वीं या 12वीं की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, चाहे वो फेल हुए हैं या पास हुए, लेकिन जो परीक्षा में बैठे हैं वो वहाँ के नागरिक माने जाएंगे। 15 वर्षों से जम्मू कश्मीर में रह रहे हो या फिर जिन्होंने 10वीं या 12वीं की परीक्षा में जो उपस्थित हुए हैं, जो परीक्षा में बैठे हैं, वो वहाँ के नागरिक माने जाएंगे। इस अधिनियम के तहत, इस एक्ट के तहत ये शर्तें बताई गई हैं। वो जम्मू कश्मीर के नागरिक वो होंगे जो वहाँ 15 वर्षों से रह रहे हों या फिर जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में भाग लिया है। फाइव टी योजना, या इसे कह सकते हैं 5 सूत्रीय योजना। 5T योजना, 5T योजना ही बोल सकते हैं इसको, या इसे बोल सकते हैं 5 सूत्रीय योजना। ये कोरोना के समय की योजना है 5T योजना या 5 सूत्रीय योजना। सबसे पहले ये किस सरकार द्वारा या किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सरकार द्वारा ये शुरू की गई थी, दिल्ली सरकार। 5T योजना किसकी है? 5T योजना है दिल्ली सरकार की। 5T यानी कि इस योजना ऐसे है, ये 5T है इसमें, ऐसी इस प्रकार योजना है, और प्रत्येक टी का अपना अपना अर्थ है। ठीक है, प्रत्येक टी का अर्थ बता देते हैं। प्रत्येक टी का क्या अर्थ है? पहली वाली जो टी है, पहली वाली टी का अर्थ है ट्रैकिंग, TRACING। इसका अर्थ होता है अनुरेखण, पहली टी का अर्थ है। दूसरी टी का अर्थ है टेस्टिंग, TESTING, टेस्टिंग। इसका अर्थ होता है परीक्षण। ट्रैकिंग, टेस्टिंग। जो तीसरी वाली टी है उसका अर्थ है ट्रीटमेंट, TREATMENT, ट्रीटमेंट। यह हो गया उपचार, ये तीसरी वाली टी का अर्थ है। जो चौथी वाली टी है उसका अर्थ है टीम वर्क, ये हो गया टीम वर्क। अनुरेखण, परीक्षण, उपचार, टीम वर्क। जो लास्ट वाली टी है उसका अर्थ है ट्रैकिंग, TRACKING, ट्रैकिंग एंड। ये अंतिम वाली टी है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, MONITORING, मॉनिटरिंग। तो 5T योजना किसने शुरू करी है? 5T योजना जो शुरू करी है वो करी है दिल्ली सरकार ने। इसका अर्थ है ट्रैकिंग,
एवं निगरानी, ट्रैकिंग एवं निगरानी, ये इसका अर्थ है। तो 5T या 5 सूत्रीय योजना किसकी है? कोरोना के समय शुरू करी थी किसने? कैंसर प्रदेश दिल्ली ने। ट्रैकिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, ये इसका अर्थ है। तो भाई आज के लिए राज्य परिदृश्य जो है वो लगभग जो पुराना था मई जून जुलाई अगस्त के आसपास का, वो सब खत्म कर दिया है। अब की बार जो हम राज्य परिदृश्य लेकर आएंगे उसमें आपका अक्टूबर के बाद दिसंबर नवंबर ये सब करंट अफेयर होगी, जो अब इससे आगे हम राज्य परिदृश्य लेकर आएंगे। जरूरी है कि आज ही लेकर आएँ, इसके बाद हम दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे, वो किसी और से रिलेटेड होगा, लेकिन होगा वो करंट अफेयर का ही। तो भाई जो वीडियो को देख रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब जल्दी ही आपको परमानेंट ऐसे ही रोज़ाना वीडियो मिलेगी प्रत्येक सब्जेक्ट की। और जो भी पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स को छोड़कर जीएस में आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री को छोड़ते हुए कमेंट करके बता दें। जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वही पढ़ाया जाएगा। बायोलॉजी कहेंगे बायोलॉजी, हिस्ट्री कहोगे हिस्ट्री, पॉलिटी कहोगे पॉलिटी, ज्योग्राफी कहोगे ज्योग्राफी, और पर्यावरण बोलोगे तो पर्यावरण। यदि कोई बंदा हिंदी पढ़ना चाहता है तो भाई कमेंट करके बताएं, हिंदी भी पढ़ाई जाएगी। वीडियो को अंत तक देखें और अच्छी लगे तो भाई लाइक करें।